पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी ये भी है कि यहाँ पे जो भी हादसा, जो भी वाक़या होता है, वो अल्टीमेटली आखिर में सियासत की नज़र हो जाता है। अरशद शरीफ के साथ भी यही हो रहा है कि अरशद शरीफ की एक ट्रेजिक डेथ है, एक ऐसी डेथ है कि जिसने पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को दुखी कर दिया। हम सब शदीद डिप्रेशन के अंदर हैं। मैं कल उनकी वालदा से ताज़ियत के लिए गया था। आप यकीन करें कि जब मैं उनके सामने बैठा तो मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। मैं बस उनको सुनता रहा और जो उनका दुख था, जो उनकी तकलीफ़ थी, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसको कैसे फ़ील किया जा सकता है। एक तो वो ख़वातीन का कमरा था जिसमें उनके ख़ानदान की मुख्तलिफ़ ख़वातीन बैठी थी। सब ज़ाहिर है गिरियाज़ारी कर रही थी, रो रही थीं वो ख़वातीन। उनके दरमियान एक बूढ़ी खातून, उनकी वालदा, जो ज़ाहिर है ख़ुद मरीज़ भी हैं, वो बैठी हुई थी और कुछ उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कहाँ से वो बात का सिरा पकड़ें। हौसला भी था उनके अंदर, लेकिन साथ एक दुख भी था। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थीं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि घर है जिसके अंदर जो सरबराह था घर का, जो वालिद थे अरशद शरीफ साहब के, उनका इंतकाल हो गया और जो उनके दूसरे भाई, जो छोटे भाई हैं इनके, वो मेजर थे आर्मी में, वो अपने वालिद का जनाजा पढ़ने के लिए आ रहे थे तो वो शहीद हो गए रास्ते में। और वालिद और जो बेटा दोनों करीब करीब एक आध दिन के वक्फे से उनको दफन किया गया, तदफीन हुई उनकी। उसके बाद जो उसके भाई के बच्चे थे वो अरशद शरीफ की कफ़ालत में चले गए। फिर अरशद शरीफ के अपने 5 बच्चे और 2 बेगमात, उनकी कफ़ालत जो थी वो अरशद शरीफ साहब के ज़िम्मे थी। तो पूरा ख़ानदान, उसका पूरा बोझ अरशद शरीफ के ऊपर था। फिर जो हालात यहाँ पे हुए उसमें वो अरशद शरीफ साहब ज़िम्मेदार थे या रियासत ज़िम्मेदार थे या जर्नलिस्ट कम्युनिटी उसकी ज़िम्मेदार थी या फिर ARY उसका ज़िम्मेदार था, हम इसको छोड़ देते हैं, इसको साइड पर रख लेते हैं। या हम शहजाद अकबर साहब को भी शामिल कर लेते हैं, शहजाद अकबर साहब इसमें शामिल थे, जो भी शामिल थे हम इसको साइड पर रख लेते हैं। लेकिन अब आप देखें कि उसके बाद उस शख्स के साथ क्या हुआ। उसे मुल्क छोड़ना पड़ गया, फिर दुबई से निकलना पड़ गया, फिर वो कीनिया चले गए और कीनिया से वो साउथ अफ्रीका जाना चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से वो साउथ अफ्रीका पहुंच जाएं और वहां जाके कुछ अर्सा वो ज़िंदगी गुजार लें, क्योंकि उन्हें यह महसूस होता था कि कीनिया के अंदर भी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकेंगे। कुछ दोस्त हैं उनके यहाँ पाकिस्तान में जिनके साथ उनका मुसलसल रब्ता था, सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके साथ रोज़ उनकी बात होती थी और वो अपना दुख उनके साथ बयान करते रहते थे। फिर वो कीनिया के अंदर अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते थे और कोशिश करते थे कि इंटरनेट से दूर रहें, कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे वाईफाई ना हो ताकि उनके इंटरनेट के सिग्नल को कैच ना कर लिया जाए। तो वो उससे भी अवॉइड करते थे और जिन दोस्तों से वो बात करते थे वो उस घर से बड़ी दूर जाके वहाँ पे बात करते थे। एक जो चीज़ मुझे बड़ी हैरान करती है, वो 2 लोग जो वक़ार जिनके वो मेहमान थे वो, और खुर्रम अहमद जिन्होंने अपने आप को उनका भाई डिक्लेयर किया था जबकि उनका अरशद शरीफ का कोई भाई नहीं था। इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि ये कौन लोग थे, इनका कब इनसे रब्ता हुआ। जो शख्स अरशद शरीफ को जानता है उनमें से कोई एक भी शख्स अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम इन 2 लोगों को जानते हैं। लिहाजा इन 2 लोगों के साथ उनका रब्ता कैसे हुआ, कैसे वो इनके पास रहते थे, और फिर जो खुर्रम अहमद जो गाड़ी चला रहे थे वो उनको किसी किस्म की चोट नहीं आई, वो महफूज रहे, और साथ जो मुसाफिर बैठा हुआ है जो ज़ाहिर है हमेशा ही महफूज होता है इस किस्म के इंसिडेंट्स में, उसको गोली लगी और गोली भी डायरेक्ट लगी उनको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि एक माँ जिसने अपना खामद खो दिया हो, फिर दूसरा बेटा खो दिया हो, फिर बड़ा बेटा भी खो दिया हो, और घर के अंदर कोई मर्द ना हो कि जो इस वक्त उसके अपने वालिद है या बेटा उसके जनाजे को कंधा दे सके। तो ख़ुद आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस करब से, किस तकलीफ़ से गुज़र रहा होगा ख़ानदान। तो मैं उनकी वालदा के पास बैठा रहा और वालदा ने जो वो कह रही थी, जो वो बात कर रही थी, यकीन करें दिल फट जाता है इंसान का। तो ज़ाहिर है इतनी तकलीफ़ के अंदर लोग फिर बहुत से इल्ज़ामात भी लगाते हैं, बहुत से ख़दशात का इज़हार भी करते हैं। तो उनकी वालदा ख़दशात का इज़हार भी कर रही थी, इल्ज़ामात भी लगा रही थी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रही थी कि फ़लाँ आया था, फ़लाँ ने कहा था, फ़लाँ वक्त ये हुआ था, फ़लाँ वक्त ये हुआ था, मेरे बेटे के साथ ये हुआ, मेरे बेटे के साथ वो हुआ। तो सारी बातें, सारे सवाल ऐसे थे जिनका कोई जवाब किसी के पास भी नहीं था और मेरे पास भी नहीं था। तो मैं वहाँ से बाहर निकल के काशिफ़ अब्बासी साहब के पास बैठ गया और मैं काशिफ़ अब्बासी को इस वक्त दाद दूँगा कि उसने अपने कुलीग का बहुत ख्याल रखा। जो ही ये वाक़या हुआ तो काशिफ़ अब्बासी साहब उनके घर गए
और उन्होंने अरशद शरीफ का भाई बन के उनके घर में जो ताज़ियत करने वाले लोग थे उनके साथ वो मिले इस तरह, और उन्होंने भाई का किरदार अदा किया। और उसके साथ इमरान रियाज का किरदार भी मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगा कि वो लाहौर से आए, और लाहौर से आने के बाद उन्होंने बिल्कुल अरशद शरीफ की वालदा को अपनी वालदा की तरह इज़्ज़त दी और उनके साथ वो बैठे रहे। और ख़ासी देर, बल्कि मैं देख रहा था कि बार बार आ रहे थे, बार बार जा रहे थे, और चाय पिलाने की कोशिश भी की, उनको दवाई देने की कोशिश भी की। तो ये दो लोग ऐसे हैं जिनके किरदार को इस वक्त ना मानना बड़ी ज़्यादती होगी, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग पूरी माशरे में, सोसाइटी के अंदर होने चाहिए। तो आज उनकी जो मैयत है वो भी पाकिस्तान आ रही है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़ी एफ़र्ट की और बड़ी जल्दी उनकी मैयत पाकिस्तान वापस आ रही है। और जुमेरात को अरशद शरीफ का जनाज़ा भी होगा इस्लामाबाद में, और मुझे यकीन है कि ये बड़ा भरपूर जनाज़ा होगा। और अरशद शरीफ चले गए लेकिन यादें भी छोड़ गए, और लोगों के दिल में जो मोहब्बत छोड़ गए उस मोहब्बत का इजहार जो है वो जुमेरात को पूरा पाकिस्तान देखेगा। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि अरशद शरीफ को मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, दुबई क्यों छोड़ना पड़ा, कीनिया क्यों जाना पड़ा, और कीनिया के अंदर जो उसके साथ होता रहा उसको भी ज़ाहिर रिवील होना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो दोस्त जो राब्ते में थे मुसलसल अरशद शरीफ के, वो सब आने वाले दिनों में ज़ाहिर लिखेंगे भी, बात भी करेंगे, और हो सकता है 5 साल 10 साल बाद किताबें लिखी जाएँ तो पूरा अहवाल उसके अंदर हो कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या था। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हम इसको वक्त पे छोड़ते हैं, लेकिन अरशद शरीफ की मैयत पे जो इस वक्त सियासत हो रही है पाकिस्तान में वो बड़ी खौफनाक है। मेरा ख़्याल ये है कि उसके ऊपर गौर करना, सोचना, बात करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कल शीरी मज़ारी साहिबा का ट्वीट देख रहा था, और यकीन करें उस ट्वीट को देखने के बाद मुझे बड़ी शर्म आई। एक तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बेशर्म कहा उसमें, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा ज़िम्मा गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया कि ये एक मर्डर है और गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। उन्होंने उस पर सवाल उठाया कि अरशद शरीफ को मुल्क से क्यों भगाया, फिर दुबई से किसने निकाला, फिर कीनिया में किसने पीछा किया और किसने उनको कत्ल किया। और वो पूरा उनका जो बयानिया है वो ये है कि इसकी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। फिर इसके साथ उनकी जो साहबजादी हैं ईमान मिज़ारी, आपने उनकी ट्वीट भी देखी होगी, वो सारी ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फ़ौज के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, जिनकी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, जो फेसबुक के ऊपर इजहार कर रहे हैं। वो ऐसा महसूस होता है कि अरशद शरीफ साहब का जो खून है, उस खून से वो इस्टेब्लिशमेंट का मुँह जो है उसे सुर्ख करना चाहते हैं, या उस पर ये सारा का सारा इल्ज़ाम थोपना चाहते हैं। मुझे किसी से हमदर्दी नहीं, ना इस्टेब्लिशमेंट से कोई हमदर्दी है, ना मुझे मीडिया मालकान से कोई हमदर्दी है, ना मैं पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस वक्त बड़े बाअसर हैं, मैं ना उनकी हमदर्दी में गर्क हूँ, ना मुझे उनकी वकालत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर शख्स को अपनी वकालत ख़ुद करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस किस्म के इल्ज़ामात हैं उस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। देखें, इस्टेब्लिशमेंट हो या स्टेट हो या गवर्नमेंट हो, हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो के बात करनी चाहिए। अगर तो किसी जगह ये साबित हो रहा हो कि इसके ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, तो आप यकीन करें कि मैं पहला शख्स होऊंगा जो फौरी तौर पे मज़लूम के साथ खड़ा होऊंगा। मेरा कुलीग था, मेरा दोस्त था, मुझे उसकी लाश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब तक ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती, ये चीज़ें कोई बाहर नहीं निकलती हैं, कोई क्लू नहीं मिलता, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर थोप देना चाहिए। और अगर हम ये थोपेंगे तो फिर हम इस मुल्क के साथ ज़्यादती करेंगे, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादती करेंगे। अगर तो ज़िम्मेदार है इस्टेब्लिशमेंट तो फिर बात होनी चाहिए, और अगर ज़िम्मेदार नहीं है या इट्स टू प्रीमेच्योर तो फिर हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बैरूनी हाथ हो और उस हाथ का यही मकसद हो कि पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन इंतहा को छू रही है, और इस आग के अंदर एक टीन या एक डिब्बा तेल का और डाल दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो आग है वो भांबड़ बन जाए। हो सकता है ये इसका ये मकसद हो कि जो एक कमज़ोर मुल्क है उसके अंदर एक इस किस्म का एक और एलिमेंट डाल दिया जाए कि वो मज़ीद कमज़ोर हो जाए। तो हम अगर इस वक्त इस किस्म की हरकत करेंगे तो हम इस मुल्क को मज़ीद कमज़ोर करेंगे। जो पहले ही पोलराइज्ड है, जो पहले ही पोलराइजेशन का शिकार है, तो हम उसको मज़ीद ख़राब कर देंगे, मज़ीद प्रॉब्लम उसके लिए पैदा कर देंगे। सेकेंडली, एक जो एलिमेंट जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके बारे में एक शक की, एक शुबे की कैफियत परवेल करती चली जा रही है।
यानी अगर किसी वाक़े के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व ना भी हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो भी हो, तब भी जो भी वाक़या हो जाता है उसे चुपचाप इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया जाता है, जो मेरा ख़्याल ये है कि किसी भी स्टेट के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकती है। कि आप एक ऐसी फ़ोर्स जिसने बाइंड किया हो मुल्क को, जिसने पूरे मुल्क को जोड़ के रखा हो, उसके ऊपर हर मामले में अगर हम शक कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है स्टेट कैसे चल सकेगी। मसलन यहाँ पे सेंटोरस के अंदर आग लगी थी, तो उस वक्त भी आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझ के आग लगाई। यानी इस लेवल पे पिछले दिनों एक इंटरेक्शन हुआ था जिसमें आर्मी चीफ ने कसम खा के ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक शख्स ये बता दे या कोई एक शख्स आप ले आएँ जो ये कह दे कि ये जो गवर्नमेंट है इसे हमने बनाया तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। उन्होंने दावे से कहा कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ये कह दे, कोई एक सियासी लीडर ये कह दे, कोई सियासी वर्कर ये कह दे कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि इस गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। तो एक क्लियरली बात की गई, लेकिन अभी तक देख लें आप कि इस गवर्नमेंट को एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये गवर्नमेंट बनाई थी। तो अब दूसरा वर्जन जो है वो ये है। और बाज़ औक़ात मुझे फ़ौज बड़ी मज़लूम भी लगती है कि वो अपना बयानिया बयान ही नहीं कर सकते, वो ये दलील ही नहीं दे सकते कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास तो कोई फ़ोरम नहीं है। या तो ऐसा हो कि हम कोई एक फ़ोरम क्रिएट कर लें कि जब भी इस किस्म का कोई वाक़या हो तो फ़ौरी तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान सामने आके मुल्क को बता देंगे जी हमारा ज़िम्मा इसमें नहीं है। तो ज़ाहिर है जो यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं वो ये नहीं कर सकती। तो बाज़ औक़ात मुझे ये महसूस होता है कि एक तरफ से थप्पड़ मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार नहीं है या अवेलेबल ही नहीं है। तो ये एक सूरत हाल भी ख़तरनाक होती है। तो हर चीज़ इस तरह थोप देनी या इल्ज़ाम लगा देना, मेरा ख़्याल है उसका नतीजा ख़तरनाक ही हो सकता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। बाकी ये गवर्नमेंट है, ये हो सकता है इम्पोर्टेड हो सकता है ये साजिश के ज़रिए बनी हो सकता है ये एक रिजीम चेंज एक थ्योरी के मुताबिक बनी हो सकता है ये सब लोग बिके हुए हैं, हो सकता है कि ये वाकई मीर जाफ़र और मीर सादक होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये गवर्नमेंट है, ये इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। जब शीरी मज़ारी साहिबा जैसी खातून जो ख़ुद प्रोफेसर रही हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाती रही हों और बहुत पढ़ी लिखी खातून हो, डॉक्टर उनके साथ आता हो, जब वो अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कह देंगी या वो किसी भी कत्ल को या किसी भी एक ब्लाइंड मर्डर को इस तरह गवर्नमेंट के खाते में डाल देंगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर डायलॉग या जो सेंटिटी है वो प्रवेल नहीं कर रहे। फिर हमें खुदा हाफ़िज़ी कह देना चाहिए इस मुल्क को, फिर हमें इसे खुदा ना खास्ता खुद ही डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक डिसेंसी जो है वो इस सोसाइटी के अंदर नज़र आनी चाहिए। आप इल्ज़ाम भी अगर लगाएं उसके अंदर भी एक दलील और उसके साथ साथ डिसेंसी होनी चाहिए, आपको इनडिसेंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस हुकूमत के साथ, ये हुकूमत आई, ये हुकूमत चली जाएगी, लेकिन ये स्टेट रहनी चाहिए जिसने हमें दूध भी पिलाया, जिसने हमें पानी भी दिया, जिसने हमें खाना भी खिलाया, जिसने हमें इज़्ज़त भी दी, जिसने हमें इस ज़मीन के ऊपर चलने का फ़ख्र भी, एक अना भी दी। तो मेरा ख़्याल ये है कि उस स्टेट की हमें हिफाजत करनी चाहिए। मुल्क होगा तो श्री मज़ारी साहिबा दोबारा वज़ीर बन जाएंगी, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए इस मुल्क की। लेकिन अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर ना जनरल बाजवा साहब होंगे, ना फिर मैं होऊंगा, ना फिर श्री मज़ारी साहिबा होंगे, ना फिर आरफ अलवी साहब होंगे, ना फिर इमरान खान साहब होंगे, और ना ही मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। तो मुल्क का कायम रहना और मुल्क के अंदर डिसेंसी का कायम रहना, ये दोनों बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जब हम इसको खो देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर पाकिस्तान बच सकेगा। अरशद शरीफ का जो दुख है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमें वो कितना फ़ील हुआ है, किस तरह पूरी जर्नलिज्म कम्युनिटी जो इस वक्त है दुख में डूबी हुई है, आपको अंदाज़ा ही नहीं इस चीज़ का। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा जो शहीद है या हमारा जो दोस्त है या हमारा जो भाई है, उसके खून को इस तरह एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मैं सारे सियासतदानों से और सारे मीडिया पर्सन से और इस मुल्क के जितने बासर लोग हैं, उन सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप खून के छींटे ना उड़ाएं। आपके पास अगर दलील है, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है, तो उसकी बेस पे बात करें, बग़ैर दलील के, बग़ैर इंफॉर्मेशन के बात ना करें। ये मुल्क इस किस्म की पोलराइजेशन का मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। और सेकेंडली और थर्डली ये है कि पाकिस्तान में एक नाम ज़रूर होना चाहिए, एक ज़ाब्ता ज़रूर होना चाहिए, एक कानून ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें जो शख्स इनडिसेंट ट्वीट्स करे या इनडिसेंट किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उसे काबिल गिरफ्त होना चाहिए, पुलिस को उसे पकड़ना चाहिए और उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ये जो तमाशा है
ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा कि आप किसी भी शख्स के ऊपर उठ के इल्ज़ाम लगा दें और वो शख्स उसका कोई जवाब ही ना दे सके। तो इस पोलराइजेशन के साथ ये मुल्क नहीं चल सकेगा। तो हमें कहीं ना कहीं एक हद लगानी पड़ेगी, रास्ता कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा।